लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराजा सुरेंद्र सिंह का दरबारी खास लगा हुआ है। जीत सिंह, बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, गोपाल सिंह और भैरव सिंह वगैरह अपने खास अय्यारों के अतिरिक्त कोई गैर आदमी यहां दिखाई नहीं देता। महाराज की आज्ञानुसार एक नकाबपोश ने कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का हाल इस तरह कहना शुरू किया। नकाबपोश: जब तक राजा गोपाल सिंह वहां रहे तब तक का हाल तो इन्होंने आपसे कहा ही होगा। अब मैं उसके बाद का हाल बयान करूंगा। राजा गोपाल सिंह से विदा हो दोनों कुमार उसी बावली पर पहुंचे। जब राजा गोपाल सिंह सबको लिए हुए वहां से चले गए उस समय सवेरा हो चुका था। अतएव दोनों भाई जरूरी काम और प्रातः कृत्य से छुट्टी पाकर बावली के अंदर उतरे। निचली सीढ़ी पर पहुंचकर आनंद सिंह ने अपने कुल कपड़े उतार दिए और केवल लंगोट पहने हुए जल के अंदर बीचों बीच में जा गोता लगाया। वहां जल के अंदर एक छोटा सा चबूतरा था और उस चबूतरे के बीचों बीच में लोहे की एक मोटी कड़ी लगी हुई थी। जल में जाकर उसी को आनंद सिंह ने उखाड़ लिया और इसके बाद जल के बाहर चले आए। बदन पहुंचकर कपड़े पहन लिए, लंगोट सूखने के लिए फैला दिया और दोनों भाई सीढ़ी पर बैठकर जल के सूखने का इंतजार करने लगे। जिस समय आनंद सिंह ने जल में जाकर वो लोहे की कड़ी निकाल ली उसी समय से बावली का जल तेजी के साथ घटने लगा। यहां तक कि 2 घंटे के अंदर ही बावली खाली हो गई और सिवा कीचड़ के उसमें कुछ न रहा। और वो कीचड़ भी मालूम होता था कि बहुत जल्द सूख जाएगा, क्योंकि नीचे की जमीन पक्की और संगीन बनी हुई थी। केवल नाम मात्र को मिट्टी या कीचड़ का हिस्सा उस पर था। इसके अतिरिक्त किसी सुरंग या नाली की राह निकल जाते हुए पानी ने भी बहुत कुछ सफाई कर दी थी। बावली के नीचे वाली चारों तरफ की अंतिम सीढ़ी लगभग 3 हाथ की ऊंची थी और उसकी दीवार में चारों तरफ 4 दरवाजों के निशान बने हुए थे, जिसमें से पूरब की तरफ वाले निशान को दोनों कुमारों ने तिलिस्मी खंजर से साफ किया। जब उसके आगे वाले पत्थरों को उखाड़ कर अलग किया तो अंदर जाने के लिए रास्ता दिखाई दिया, जिसके विषय में कह सकते हैं कि वो एक सुरंग का मुहाना था और इस ढंग से बंद किया गया था जैसा कि ऊपर बयान कर चुके हैं। इसी सुरंग के अंदर कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को जाना था, मगर पहर भर तक उन्होंने इस ख्याल से उसके अंदर जाना मौकूफ रखा था कि उसके अंदर से पुरानी हवा निकलकर ताज़ी हवा भर जाए, क्योंकि ये बात उन्हें पहले ही से मालूम थी कि दरवाज़ा खुलने के बाद थोड़ी ही देर में उसके अंदर की हवा साफ हो जाएगी। पहर भर दिन बाकी था जब दोनों कुमार उस सुरंग के अंदर घुसे और तिलिस्मी खंजर की रोशनी करते हुए आधे घंटे तक बराबर चले गए। सुरंग में कई जगह ऐसे सुराख बने हुए थे जिनमें से रोशनी तो नहीं मगर हवा तेजी के साथ आ रही थी, और यही सबब था कि उसके अंदर की हवा थोड़ी देर में साफ हो गई। आप सुन चुके होंगे कि तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में, जहां के देव मंदिर में दोनों कुमार कई दिन तक रह चुके हैं, देव मंदिर के अतिरिक्त चारों तरफ 4 मकान बने हुए थे। देखिए 9वां भाग, पहला बयान। और उसमें से उत्तर की तरफ वाला मकान गोलाकार स्याह पत्थर का बना हुआ था तथा उसके चारों तरफ चरखियां और तरह तरह के कलपुर्जे लगे हुए थे। उस सुरंग का दूसरा मुहाना उसी मकान के अंदर था और इसीलिए सुरंग के बाहर होकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने को उसी मकान में पाया। इस मकान के चारों तरफ एक गोलाकार दालान के अतिरिक्त कोई कोठरी या कमरा न था। बीच में एक संगमरमर का चबूतरा था और उस पर स्याह रंग का एक मोटा आदमी बैठा हुआ था, जो जांच करने पर मालूम हुआ कि लोहे का है। उसी आदमी के सामने की तरफ दालान में सुरंग का वो मुहाना था जिसमें से दोनों कुमार निकले थे। उसी सुरंग की बगल में एक और सुरंग थी और उसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। चारों तरफ देखभाल करने के बाद दोनों कुमार उसी सुरंग में उतर गए और 8-10 सीढ़ी नीचे उतर जाने के बाद देखा कि सुरंग खुलासा है तथा बहुत दूर तक चली गई है। लगभग 100 कदम तक दोनों कुमार बेखटके चले गए और इसके बाद वे एक छोटे से बाग में पहुंचे, जिसमें खूबसूरत पेड़ पत्तों का तो कहीं नाम निशान भी न था। हाँ, जंगली बेर, मकोई तथा केले के पेड़ों की कमी भी न थी। दोनों कुमार सोचे हुए थे कि यहां भी और जगहों की तरह हम सन्नाटा पाएंगे, किसी आदमी की सूरत दिखाई न देगी, मगर ऐसा न था। वहां कई आदमियों को इधर उधर घूमते देख दोनों कुमारों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वे गौर से उन आदमियों की तरफ देखने लगे जो बिल्कुल जंगली और भयानक मालूम पड़ते थे। वे आदमी गिनती में 5 थे और उन लोगों ने भी दोनों कुमारों को देखकर उतना ही ताज्जुब किया जितना कुमारों ने उनको देखकर।
वे लोग इकट्ठे होकर कुमार के पास चले आए और उनमें से एक ने आगे बढ़कर कुमार से पूछा, क्या आप दोनों के साथ भी वही सलूक किया गया जो हम लोगों के साथ किया गया था? मगर ताज्जुब है कि आपके कपड़े और हरबे छीने नहीं गए और आप लोगों के चेहरे पर भी किसी तरह का रंज नहीं मालूम पड़ता। इंद्रजीत सिंह, तुम लोगों के साथ क्या सलूक किया गया? तुम लोग कौन हो? आदमी, हम लोग कौन हैं इसका जवाब देना सहज नहीं है और ना आप थोड़ी देर में इसका जवाब सुन ही सकते हैं। मगर आप अपने बारे में सहज में बता सकते हैं कि किस कसूर पर यहां पहुंचाए गए। इंद्रजीत सिंह, हम दोनों तिलिस्म को तोड़ते और कई कैदियों को छुड़ाते हुए अपनी खुशी से यहां तक आए हैं, और अगर तुम लोग कैदी हो तो समझ रखो कि अब इस कैद की अवधि पूरी हो गई और बहुत जल्द अपने को स्वतंत्र विचरते हुए देखोगे। आदमी, हमें कैसे विश्वास हो कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है? इंद्रजीत सिंह, अभी नहीं तो थोड़ी देर में स्वयं विश्वास हो जाएगा। इतना कहकर कुमार आगे की तरफ बढ़े और वे लोग उन्हें घेरे हुए साथ साथ जाने लगे। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को विश्वास हो गया कि सरयू की तरह ये लोग भी इस तिलिस्म में कैद किए गए हैं और दारोगा या माया रानी ने इनके साथ ये सलूक किया है। और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। इन दोनों आदमियों की उम्र यद्यपि बहुत ज्यादा न थी, मगर रंज, गम और तकलीफ की बदौलत सूख कर कांटा हो गए थे। सिर और दाढ़ी के बालों ने बढ़ और उलझकर उनकी सूरत डरावनी कर दी थी और चेहरे की जर्दी तथा गड्ढे में घुसी हुई आंखें उनकी बुरी अवस्था का परिचय दे रही थीं। इस बाग में पानी का एक चश्मा था और वही इन कैदियों की जिंदगी का सहारा था। मगर इस बात का पता नहीं लग सकता था कि पानी कहाँ से आता है और निकलकर कहाँ चला जाता है। इसी नहर की बदौलत यहाँ की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा तर हो रहा था और इस सबब से उन कैदियों को केला वगैरह खाकर अपनी जान बचाए रहने का मौका मिलता था। बाग के बीचों बीच में 20 या 25 हाथ ऊंचा एक बुर्ज था और उस बुर्ज के चारों तरफ स्याह पत्थर का कमर बराबर ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। मगर इस बात का पता नहीं लगता था कि इस बुर्ज पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता भी है या नहीं। अगर है तो कहाँ से है। दोनों कुमार उस चबूतरे पर बेधड़क जाकर बैठ गए और तब इंद्रजीत सिंह ने उन कैदियों की तरफ देखकर कहा, कहो, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि जो कुछ हमने कहा था वो सच है? आदमी, जी हां, अब हम लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इस चबूतरे को कई दफे आजमा कर देख लिया है। इस पर बैठना तो दूर रहा, हम इसे छूने के साथ ही बेहोश हो जाते थे। मगर ताज्जुब है कि आप पर इसका असर कुछ भी नहीं होता। इंद्रजीत सिंह, इस समय तुम लोग भी इस चबूतरे पर बैठ सकते हो जब तक हम बैठे हैं। आदमी, चबूतरा छूने की नीयत से बढ़ता हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? इंद्रजीत सिंह, आजमा के देख लो। उस आदमी ने चबूतरा छुआ, मगर उस पर कुछ बुरा असर न हुआ और तब कुमार की आज्ञा पा वो चबूतरे पर बैठ गया। उसकी देखा देखी सभी आदमी उस चबूतरे पर बैठ गए और जब किसी तरह का बुरा असर होते न देखा तब हाथ जोड़कर कुमार से बोले, अब हम लोगों को आपकी बात में किसी तरह का शक न रहा। आशा है कि आप कृपा करके अपना परिचय देंगे। जब कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपना परिचय दिया तब सब के सब उनके पैरों पर गिर पड़े और डबडबाई आंखों से उनकी तरफ देखकर बोले, दुहाई है महाराज की, हमारे मामले पर विचार होकर दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। इतना कहकर नकाबपोश चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। इसी समय बीरेंद्र सिंह ने उससे कहा, मालूम होता है कि उस चबूतरे में बिजली का असर था और इस सबब से उसे कोई छू नहीं सकता था। मगर दोनों लड़कों के पास बिजली वाला तिलिस्मी खंजर मौजूद था और उसके जोड़ की अंगूठी भी। इसलिए तब तक के लिए उसका असर जाता रहा जब तक दोनों लड़के उस पर बैठे रहे। नकाबपोश हाथ जोड़कर, जी बेशक यही बात है। बीरेंद्र सिंह, अच्छा तब क्या हुआ? नकाबपोश, इसके बाद कुमार ने उन सबका हाल पूछा और उन सब ने रो रो कर अपना हाल बयान किया। बीरेंद्र सिंह, उन लोगों ने अपना हाल क्या कहा? नकाबपोश, मैं यही सोच रहा था कि उन लोगों ने जो कुछ अपना हाल बयान किया वो मैं इस समय कहूं या न कहूं। तेज सिंह, क्या उन लोगों का हाल कहने में कोई हर्ज है? आखिर हम लोगों को मालूम तो होगा ही। नकाबपोश, जरूर मालूम होगा और मेरी ही जुबानी मालूम होगा। मैं जो कहने से रुकता हूं वो केवल 1 ही 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तेज सिंह, यही बात है तो हमें 1 दिन के लिए कोई जल्दी भी नहीं। नकाबपोश हाथ जोड़कर, अतः अब आज्ञा हो तो हम लोग डेरे पर जाएं।
कल पुनः सभा में उपस्थित होकर यदि देवी सिंह और भूतनाथ न आए तो कुमार का हाल सुनावेंगे। सुरेंद्र सिंह इशारे से जाने की आज्ञा देकर, तुम दोनों ने इंद्रजीत और आनंद सिंह का हाल सुनाकर अपने विषय में हम लोगों के आश्चर्य को और भी बढ़ा दिया। दोनों नकाबपोश उठ खड़े हुए और अदब के साथ सलाम करके वहां से रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।